हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्योरिटी ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उन्हें देख लीजिए, ताकि जो भी हम आगे सीखेंगे आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। तो चलिए हम अपना ये नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने जो पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनके बारे में एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ताकि आप जो हैं चीज़ों को आगे रिलेट कर पाएँ अच्छे से। तो देखिए, पिछले लेक्चर का जो हमारा सुपरस्टार रहा है वो हमारा सॉल्यूशन रहा है। हमने जो भी बातें की हैं, जो कुछ भी पढ़ा है, वो हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ओके, सो सॉल्यूशन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। सॉल्यूशन जो होता है ये हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि ये मिक्सचर का एक ऐसा टाइप होता है जहाँ पर ये होमोजेनस होता है। ओके, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल करके एक होमोजेनस मिक्सचर बनाती हैं तो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपका यूजुअली लिक्विड में जो है हमारे सॉलिड लिक्विड गैसेस सभी डिज़ोल्व हो जाते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सभी डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट हमारे यहाँ पर जो सॉलिड है एंड जो गैस है, कहीं कहीं पर ये भी जो है हमारे सॉल्वेंट्स का काम करते हैं। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो भी सब्सटेंस हम घोलते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो हमारी पूरे ही सॉल्यूशन में सेम रहती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे, जैसे हमने सॉल्ट वाटर बनाया था, जैसे हमने चीनी घोली थी पानी में, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाया था। आपका एक सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर जो होता है ये एग्जाम्पल है जहाँ पर हम गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, और ये जो है सॉलिड को हम लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए ये था हमारा सॉल्यूशन। फिर हमने क्या पढ़ा था, एलओए के बारे में। अब ये एलओए क्या होता है, देखिए अगर आपने ध्यान दिया है तो हमने ऊपर अभी बताया था आपको कि सिर्फ हमारा ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही सॉल्वेंट हो, कभी कभी सॉलिड एंड गैसेस भी हो सकते हैं। तो वहीं पर जहाँ पर आपका सॉलिड एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है उसी को हम एलओए बोलते हैं। एलओए जो होता है वो मिक्सचर होता है आपका, जहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर ऐसा होता है कि जहाँ पर दो मेटल एक दूसरे से मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल मिल सकते हैं, नॉन मेटल भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा एलओए होता है। एलओए जो होता है इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं, इनकी कंपोजिशन हर जगह पर बराबर हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता है। फिर हमने सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जैसा कि सबसे पहले हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर हो जाता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ लेस दैन 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि ये एक 1 सेकेंड मैं इसको सही से लिखती हूँ, 1 × 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। तो जो है हम इनको अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हैं चूँकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो जो है ये लाइट की जो बीम होती है, लाइट की जो रे हम इस सॉल्यूशन में से गुजारते हैं, ये उसको जो है बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ ज़रा भी छेड़छाड़ नहीं करती है। सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं। स्टेबल से क्या मतलब है कि वो जो हैं आपके, कहना चाहिए कि सेटल डाउन नहीं होते हैं, डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने बहुत से ऐसे घोल देखे होंगे ना कि जिनको आप रख देते हैं तो पता चलता है कि जो भी उनमें घोला गया था वो सब कुछ तली में नीचे बैठ जाता है। तो इनमें यही नहीं होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो आपका यूजुअली पूरे जो होता है वो एक सा रहता है। ये नहीं कि आपने नमक घोला है तो नमक जो है थोड़ी ही देर बाद आपको कहीं नीचे घूमता पड़ा मिलेगा। ओके, पता चला ऊपर जो है बिल्कुल नमक ही नहीं रहा, सब कुछ नीचे बैठ गया। तो ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं, एंड ये जो होते हैं सेटल डाउन नहीं करते हैं। ये जो हैं यूजुअली आपने जिस तरीके से इनको घोला है और आपने स्पून को बाहर निकाल लिया, फिर आपने इसको ऐसे ही रख दिया अनडिस्टर्ब करके, तो ये वैसा ही रहेगा। तो ये तो हो गई पिछले लेक्चर की बातें। ओके, अब हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं आगे आज हमें क्या पढ़ना है।
ओके, तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। ओके, सो चैप्टर फ्लो। सो सबसे पहले तो हमारा पिछले लेक्चर का ही एक टॉपिक बच गया था, क्योंकि जब लेक्चर ज़्यादा डिटेल में चला जाता है तो टॉपिक छूट जाते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, ये कितने टाइप की होती है, सब कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ओके, सो ये तो हो गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, देन हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आज के हम लेक्चर में ये तीनों ही टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कितना कवर कर पाते हैं। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आखिर क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, आपने मान लिया है कि आपने एक ग्लास वाटर है आपके पास, एक ग्लास पानी में आपने एक चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया, एक चम्मच जो है यहाँ पर नमक आपने इस पानी में घोल दिया। तो ये जो नमक है, नमक की जो मात्रा इस पानी के मात्रा के सापेक्ष है, यानी कि कह सकते हैं कि इसके रिलेटिविटी में जितना है, यानी कि इस पानी के हिसाब से, पानी की जो मात्रा है उसके हिसाब से जितना नमक है उसको हम उस सॉल्यूशन की सांद्रता बोलेंगे। ओके, कंसंट्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। ये कंसंट्रेशन ही डिफ़ाइन करती है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना ज़्यादा वीक है। जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी वो सॉल्यूशन अपना उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं शो करता है, एंड जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो ये सॉल्यूशन होता है ये अपना इफ़ेक्ट बखूबी शो करता है। ओके, सो कंसंट्रेशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे ये लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला है, ये हमारी जो है सांद्रता कहलाती है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉरी, सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में ये अगर देखा जाए तो इसे हम पूरा सॉल्यूशन ही तो मानेंगे ना। अगर पूरे सॉल्यूशन में हमने एक चम्मच जो है अपना सॉल्ट ऐड करा है, तो वो एक चम्मच सॉल्ट जो है वो हमें जो है इसकी सापेक्षता जो है वो हमें इसकी सांद्रता बताता है। ओके, तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दैट द अमाउंट of solute present in a given amount of solution is called concentration of the solution. ओके, सो इस तरीके से जो हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं। ऑलराइट, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कोई हमें सॉल्यूशन दिया गया है तो उसमें कितना अमाउंट जो है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक मान लीजिए कि हमने क्या किया है, 100 ml, वंस अगेन मान लीजिए कि 10 ग्राम सॉल्ट जो है हमने इन 100 ml ऑफ वाटर, मान लीजिए कि आपके पास जो है 100 ml
पानी था और उसमें जो है आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया है। ओके, 10 ग्राम जो है आपने सॉल्ट ऐड किया है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी कंसंट्रेशन को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बट उसके क्या मेथड्स होते हैं वो हम पहले जानेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हम इससे कंसंट्रेशन किस तरीके से निकालेंगे। ओके, सो आइए हम आगे देखते हैं कंसंट्रेशन किस तरीके से, कंसंट्रेशन के बारे में और कुछ चीज़ें पॉइंट जानते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन को कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं, और फिर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि किसी एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर दे ही देते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि जो ये सॉल्ट वाटर है, ये इसी सॉल्ट वाटर की बात कर लेते हैं कि ये जो सॉल्ट वाटर है इसकी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 10% जो है इसकी 10% मास बाय मास जो है इसकी कंसंट्रेशन है। ओके, 10% मास बाय मास जो है इसकी कंसंट्रेशन है। अब मैं यहाँ पर 10% मास बाय मास से क्या डिफ़ाइन कर रही हूँ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। यानी कि आपके पास अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो वहाँ पर 10 ग्राम जो है वो सॉल्ट घुला हुआ है, यानी कि 90 ग्राम जो है आपका वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर। भाई सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलके ही बनता है ना। तो अगर टोटल आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, ये 100 ग्राम का है, तो इसमें से आधा पानी होगा कुछ, और कुछ इसमें जो है नमक घुला होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पर जो नमक है वो आपका 10 ग्राम घुला हुआ है, तो बचा हुआ जो उसका वेट है वो आपका वाटर की वजह से होगा ना। तो यहाँ पर जो है 90 ग्राम आपका वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको 10 ग्राम आपको कंसंट्रेशन दी है। अब इसके लिए ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर जो है आपका 10 ग्राम ही सॉल्ट होना चाहिए और 100 ग्राम ही सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि 10% जो है m/m कंसंट्रेशन आने के लिए यहाँ पर आपका 20 ग्राम भी हो सकता है। 20 ग्राम सॉल्ट जो है वो आपका डिज़ोल्व्ड हो सकता है 200 ग्राम सॉल्यूशन में। तो जो है यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ हैं, जो इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो आपके वेरी कर सकते हैं। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कंसंट्रेशन एक जगह देख ली वही आपकी हमेशा होगी उसकी, तो ऐसा नहीं है। ओके, सो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल हटाकर हम यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करते हैं दैट प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी सॉल्यूशन कैन बी वेरीड। प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट and solvent in any solution can be varied। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें जो होती हैं ये बदलती रहती हैं। ओके, ये फिर से लिखते हैं, या अब सही है। तो जैसे हमने यहाँ पर 10% कंसंट्रेशन के लिए 10 ग्राम सॉल्ट जो है वो आपका 90 ग्राम वाटर में घोलकर हमने 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया है, उसी तरीके से हम 20 ग्राम को 200 ग्राम सॉल्यूशन में देख सकते हैं जब हमारी जो है कंसंट्रेशन सेम आएगी। ओके, तो ये जो प्रोपोर्शन होता है ये किस तरीके से बदलता है, क्यों बदलता है, ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है। ओके, सो ये जो होती है, इस पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक लाइन लिखते हैं, वंस अगेन, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। ओके, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट घुला है उस पर प्रोपोर्शन जो है वो आपका वेरी करता है। ओके,
अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, सो हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखिए हमने जो है यहाँ पर, ये तो हमारी थोड़ी मैथमेटिक्स जैसी लग रही है, नहीं 10%, 100 ग्राम, बट देखिए हमने कंसंट्रेशन को क्या समझ के समझा है कि कंसंट्रेशन जो है कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में घुलकर सॉल्यूशन बना रहा है, वही हमारी कंसंट्रेशन है। ओके, सो इसी चीज़ के आधार पर कि सॉल्यूट उसमें कितना घुला है, कितना घुल सकता है, उसके ही आधार पर जो है हम कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं। या तो फिर हम इस हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने सही से ये डालना चाहिए, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन। या अब देखिए यहाँ पर जो है हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, ये जो होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, यही तो है आपकी कंसंट्रेशन। बट एक बात बताइए, चलिए हम वही अपना फेमस जो है नमक और पानी का घोल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने जो है आपको आधा ग्लास पानी दिया है और आपको मैंने जो है कोई लिमिट नहीं रखी है, आप जितना चाहें जो है उसमें सॉल्ट घोल सकते हैं। अब देखिए आप जो है उसमें सॉल्ट घोलते चले जा रहे हैं, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यानी कि अगर आप जो हैं उस वाटर में सॉल्ट घोले भी चले जा रहे हैं, फिर भी एक ऐसा टाइम आता है जब आप उसमें जब आप सॉल्ट डालते हैं और उसको चलाते हैं तो वो सॉल्ट आपका घुलता ही नहीं है, वो आपका उसकी तली में इकट्ठा होता रहता है। क्योंकि अब क्या है, अब जो है उस वाटर में और ज़्यादा सॉल्ट को घोलने की क्षमता नहीं रही। यानी कि उस वाटर के पास एक लिमिट है कि इतनी कंसंट्रेशन तक जो है अगर आपका सॉल्ट आता है तो मैं उसको घोल सकता हूँ, बट अगर इससे ज़्यादा आप सॉल्ट मुझ में डाल रहे हो तो मैं उसको नहीं घोल सकता, मैं उसको तली में नीचे जमा कर दूँगा। ओके, सो यही है कि जो हम सॉल्यूट घोलते हैं उसकी एक लिमिट होती है हर एक सॉल्वेंट के पास, उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो नहीं घुलती है। ओके, तो इसी चीज़ के आधार पर जो है जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, आइए हम इस तरीके से देखते हैं। एक आपका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं। सो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है आपका वो अपनी कंसंट्रेशन लिमिट तक पहुंच चुका है और अब जो है अब वो और ज़्यादा नहीं घोल सकता। ओके, अब जो है वो और ज़्यादा नहीं घोल सकता है। तो यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट आपका डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दैट इट इज़ a solution in which no more solute can be dissolved। यानी कि इसमें जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, अब वो बोल रहा है कि मैं इससे ज़्यादा जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो जो है उसकी कंसंट्रेशन लिमिट तक पहुंच चुका है। इसमें एक पॉइंट ये लिखते हैं और दूसरा ये भी लिख लेते हैं पॉइंट, दैट
solute has reached to the dissolving limit of solute। भाई आप इस तरीके कि अगर आपको मैंने एक बाल्टी दी, ठीक है, या मान लीजिए कोई आपको जार दिया है और मैंने आपको उसमें पानी जो है, पानी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि इसमें आप जितना पानी भर सकते हो आप भर लो, तो आप उतना ही पानी उसमें भरेंगे ना जितनी उसमें जगह है। अगर आपने ज़्यादा पानी भर दिया तो वो ओवरफ्लो करने लगेगा ना। तो वही है यहाँ पर, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट डाल रहे हैं तो वो जो है ओवरफ्लो करने लग जाएगा। तो जो है सॉल्ट आपका ओवरफ्लो का मतलब है कि वो उसकी तली में जमा होने लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें अभी जगह है कि आप जो हैं अभी और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, अभी जो है आपका सॉल्यूट उसकी लिमिट से कम है। ओके, सो क्या है, दैट इट इज़ अ सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved, यानी कि अभी जो है आप इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट जो है अपना घोल सकते हो, अभी उसमें जगह है, यानी कि अभी जो है आपकी बाल्टी खाली है। ओके, इट मीन्स सॉल्यूट हैज़ नॉट एट reached to the dissolving limit of solvent। वन सेकेंड, मैंने यहाँ पर गलती से सॉल्यूट लिख दिया है, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा आपका। ओके, सो सॉल्वेंट। अब देखिए ये दो तो हो गए, ये इधर का हो गया, ये उधर का हो गया। अब एक और यहाँ पर आता है जिसको मैं क्या बोलूँगी, दैट इट इज़ सुपर सैचुरेटेड। अब इसका मतलब जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सैचुरेटेड का मतलब है कि वो उसकी लिमिट तक पहुँचा है, सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि वो सुपर ऊपर चला गया है सैचुरेशन से, यानी कि जो है यहाँ पर मामला ओवरफ्लो होने लग गया है, वाटर जो है यहाँ पर ओवरफ्लो होने लग गया है, बाल्टी कब की भर चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो ओवरफ्लो कर रहा है, नीचे जो है वो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, यानी कि नीचे वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो सुपर सैचुरेशन का मतलब है दैट लिखते हैं हम, इट मीन्स दैट द concentration of solute has crossed the saturation limit of solvent, यानी कि वो जो है उसकी सैचुरेशन लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, यानी कि मामला यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके हिसाब से, उसकी लिमिट के हिसाब से कि कितना वो डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। अब एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, चलिए इसकी भी हेडिंग ही डाल लेते हैं, ये भी तो सेम ही हेडिंग थी, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए हम यहाँ पर जो है डिफरेंट दो कॉलम बनाते हैं, एक आपका आ जाता है डाइल्यूट, एक यहाँ पर आपका आ जाता है कंसंट्रेटेड। ओके, सो आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। डाइल्यूट का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, वो कम है, यानी कि वो जो है अपना उतना इफ़ेक्ट नहीं शो कर पा रहा है, डाइल्यूट है, कमज़ोर है, हल्का है। ओके,
जिसको हम कह सकते हैं कि कहा नहीं जाता है कि जैसे आपने जैसे क्या किया, आपने चीनी उसमें घोली पानी में, तो अगर वो आपकी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, आपकी कहा नहीं जाता सीठी रह गई है, तो जो वो सीठी बोला जाता है वही आपका डाइल्यूट होता है, यानी कि जो चीनी है उसकी कंसंट्रेशन पानी में कम है। और अगर हम उसको बोल दें बहुत ही मीठा कर दिया, जैसे चाशनी होती है आपकी, चाशनी जब देखते हैं तो वो थोड़ी गाढ़ी होती है, वो जो है थोड़ी गाढ़ी टाइप की, गाढ़ी से मतलब आप समझ रहे होंगे, तो जो है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है, तो हम उसको कंसनट्रेटेड बोलेंगे एंड इसको डाइल्यूट बोलेंगे। यानी कि डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, और वहीं हम कंसनट्रेटेड की बात करें तो क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसीलिए जब भी हम एसिड्स की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो एसिड तो सारे ही हानिकारक होते हैं, बट कंसनट्रेटेड एसिड से हमें कुछ ज़्यादा ही बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनका इफ़ेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, सो ये जो है हमारे कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन थे जो कि कंसनट्रेशन से रिलेटेड थे। ओके, अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी हमारा कोई लंबा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बस जान लेना है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अगर आपके एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। ओके, सो हम बस ऊपर से जान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी आखिर होती क्या है। हाँ, सॉल्युबिलिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विलेयता। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होती है वो डिग्री होती है जहाँ तक कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ सकता है, ये वो मात्रा होती है। ओके, सो हम जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आई होप आप अब तक तो जान ही गए होंगे, समझ गए होंगे। इट इज़ द अमाउंट of solute present in a saturated solution। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सॉल्वेंट कितना ज़्यादा सॉल्ट, या मान लीजिए मैं सॉल्ट बोल रही हूँ, कितना ज़्यादा सॉल्यूट को घोल सकता है, उसको जो है हम उसकी विलेयता बोलेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपके पास एक ग्लास वाटर है, उसमें जो है आप बराबर जो है चम्मच से बराबर एक पर एक चम्मच जो है उसमें नमक आप घोलते जा रहे हैं। घोलते घोलते जो है आपको पता चलता है कि जब आप उसमें 10 चम्मच नमक घोल देते हो, उसके बाद अगर आप 11वां उसमें स्पून डालते हो नमक का, तो वो आपका नहीं घुलता है। वहाँ पर जो नमक है आपका, वो आपका उसकी तली में इकट्ठा होने लगता है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि ये जो हमारा एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये आपका 10 चम्मच तक नमक जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये जो है उसकी सैचुरेशन लिमिट हो जाती है कि 10 से ज़्यादा जो है ये नहीं डिज़ोल्व कर सकता। तो उन 10 चम्मचों में जितना नमक होगा उसी को हम जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी सॉल्यूट की या सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बताते हैं। इस तरीके से सॉल्युबिलिटी को शो किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि हम किन किन तरीक़ों से जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो आइए हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। तो देखते हैं
एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। वैसे तो बहुत टाइप से हम कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में 3 टाइप के ही जो हैं बेस दिए गए हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहला आपका आता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी, परसेंटेज। ओके, तो ये जो है इसमें क्या है, मास बाय मास है, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि कितने मास, कितना मतलब कितना वेट जो है सॉल्यूशन का है, जिसमें हमने कितना सॉल्यूट घोला हुआ है। ओके, यानी कि इसमें क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसका वो टर्म लिख के बताती हूँ, दैट इसको हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज में निकालना है। ओके, सो ये जो है इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि कितना आपके पास सॉल्यूट है और टोटल सॉल्यूशन कितना है, उसको हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मास बाय मास परसेंटेज निकल आता है किसी भी सॉल्यूशन का, जिसको हम उसकी मास बाय मास कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहीं पर कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। हाँ, एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट मीन्स यहाँ पर बात NaCl की हो रही है, वही हमारे लिए कॉमन सॉल्ट है। 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ डिज़ॉल्व्ड in 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमने क्या किया है कि 40 ग्राम नमक को हमने 320 ग्राम पानी में घोला है। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है कि इसके लिए कैलकुलेट करो m/m परसेंटेज कितनी होगी। सो कैलकुलेट m/m परसेंटेज। अब देखिए, हम हर जगह पे मास बाय मास परसेंटेज नहीं लिखेंगे ना, तो हम इसको m/m परसेंटेज से डिफ़ाइन करते हैं। ओके, कैलकुलेट m/m परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। ओके, हाँ, तो इसके लिए भी हम कलर चेंज करते हैं, फिर देखेंगे। ओके, सो देखिए, हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखते हैं, दैट m/m परसेंटेज का क्या फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है वो हमने 320 ग्राम ऑफ पानी में घोला है। ठीक है, तो यहाँ पर घोला किसे गया है, सॉल्ट को, तो यहाँ पर सॉल्यूट कौन हुआ, सॉल्ट हुआ, ये आपका सॉल्यूट है, एंड यहाँ पर जो वाटर है ये आपका सॉल्वेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि सॉल्यूट भाई नमक को घोला गया है, एंड नमक ही आपका कम मात्रा में है, और वाटर जो है वो घोल रहा है, और वाटर ही जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका सॉल्यूट होगा एंड ये आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन तो लिख ली। अब हम जो है इसमें से क्वेश्चन को देखकर देखते हैं कि हमें इसमें से क्या क्या हमें जो है डेटा इस फार्मूले के हिसाब से पता है। तो अब देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हमें ये पता है, सॉल्यूट हमारा क्या है NaCl, ये कितना दिया गया है 40 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है। तो हम आइए लिखते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इज़ इक्वल टू 40 ग्राम। ओके, अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर तो कहीं पर भी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, हाँ सॉल्वेंट का दिया है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ इक्वल टू 320 ग्राम। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूट का मास है बट सॉल्यूशन का नहीं है,
हमें वहाँ पर सॉल्वेंट का दिया है इन्होंने, इसका हम क्या करें? क्या हम ये नहीं जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मिलने से बनता है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो क्या हम इन दोनों के मास को ऐड नहीं कर सकते, है ना? तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे 40 एंड 320 को ऐड करके, जिससे हमें जो है सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा, जो कि आ गया आपका 360 ग्राम। ओके, इसको हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास सॉल्यूट का भी मास है एंड हमारे पास सॉल्यूशन का भी मास है, तो आइए हम अपनी कंसंट्रेशन निकालते हैं। सो m बाई m परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू, हमारे पास सॉल्यूट का कितना था मास, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का कितना है 360 लिख लिया। फिर हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने हैं। ऑलराइट, बस अब क्या है, हमें इसको बस सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इसको हम कट करेंगे एंड 10 9, इसको जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे 100/9 आ रहा है, जिसको हम जब कट करते हैं तो 11.1% आता है। ओके, सो अब जो है हम नेक्स्ट लाइन में अपना आंसर एकदम साफ सुथरे माहौल में लिख लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ आवर सोल्यूशन कम्स टू 11.1%। 1 सेकेंड, इसको सही से लिखते हैं, परसेंटेज। तो इस तरीके से जो है हम मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं। ओके, अब आइए हम अपने नेक्स्ट परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा सेकेंड परसेंटेज का तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो आइए देखते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मास बाय मास देखी थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर भी हम उसे इसी तरीके से लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, बस नीचे यहाँ पर वॉल्यूम दी गई है तो हम नीचे जो है वॉल्यूम मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस हमें इतना सा चेंज करना है, इनटू 100। बस इस तरीके से, इस फार्मूले से जो है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तुरंत आ जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, कलर लेते हैं अपना या अब मान लीजिए यही जो 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट हमने यहाँ ऊपर लिया था, हम इसी को नीचे लेते हैं। क्या है, 40 ग्राम ऑफ common salt is dissolved in 100 ml of water, in 100 ml of water। ओके, तो अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड m/v परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें जो है इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में m/v परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि m से हम मास को डिनोट कर रहे हैं एंड v से हम वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो जहाँ पर भी आपको ये m एंड v दिए हों वहाँ पर आपको समझ जाना है कि यहाँ पर मास और वॉल्यूम की बात हो रही है। ओके, तो आइए हम जो हमें इसमें डेटा दिया गया है वो हम पहले नोट डाउन करेंगे, फिर उससे देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है अपना m/v परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा सॉल्यूट कॉमन सॉल्ट है जिसका मास हमें दिया गया है, तो हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इज़ इक्वल टू 40 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखनी है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है हम अपने सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें दी गई है, तो हम यहाँ पर जो है 100 ml हमें दी गई है, हम वही लिखते हैं। ओके, सो आइए क्या है
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ml 100 ml। ओके, तो यानी कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए हैं वो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो आइए बस हम इनकी वैल्यू पुट डाउन करते हैं एंड हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके, सो m/b परसेंटेज इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने मास पुट किया 40 डिवाइडेड बाय हमने इसकी वॉल्यूम पुट करी 100 और इसको जो है हमने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 यहाँ पर कट जाते हैं, हमारा यहाँ पर 40% आ जाता है। ओके, सो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर 40% आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हम अपने, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से निकाला है, इजी था। ओके, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है एक और टाइप बचा है जिससे हम जो है आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम वैसे ही लिखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सो आइए देखते हैं, इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, उसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जैसे हमने बाकी ऊपर किए हैं। तो इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। ओके, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि जो सॉल्यूट है हमारा वो सॉलिड ही हो, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, एंड गैस एंड लिक्विड को जो है हम वॉल्यूम में शो करते हैं। ओके, मान लीजिए हमने वाटर में अल्कोहल घोल रखा है, ओके, या हमने जो है वाटर में कुछ और जो भी लाइक हमने उसमें ब्रोमीन वाटर घोल रखा है, तो इस तरीके से जो है सॉल्यूट हमारे चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में b/b परसेंटेज से डिनोट करेंगे। ओके, तो अब आइए इसको हम अपने एक एग्जाम्पल एज अ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मान लीजिए 20 ml ऑफ एल्कोहल इज डिज़ोल्व्ड इन 100 ml। 100 ml, ये 100 की जगह हम 200 करते हैं। ओके, 200 ml of solution, find b/b percentage of solution ऑलराइट। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, देन हमारा आता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सो अब हम देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन में डेटा मिला है, उसको हम नोट डाउन करके देखते हैं कि क्या उससे हमारा आंसर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर एल्कोहल की वॉल्यूम दी गई है 20 ml, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज़ इक्वल टू 20 ml। ओके, फिर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा ये है, यहाँ पर इसकी वॉल्यूम हमें 200 ml दी गई है, तो हम इसकी भी वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच, इट्स 200 ml। ओके, आइए अब हम जो है, हमें दोनों ही चीज़ें हमारे पास हैं, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, b/b परसेंटेज, जहाँ पर ये कैपिटल V आपको दिया होता है वहाँ पर जो है वॉल्यूम की बात हो रही होती है। तो ये कुछ साइंस होते हैं, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो किसी टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, b/b परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए निकाल लेते हैं, ये तो कट गया, इससे इसको कट कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो है 10% यहाँ पर आंसर आता है।
इसको हम एक नीचे लाइन में अच्छे से लिख लेते हैं, VYV परसेंटेज इक्वल टू 10%। तो ये जो है यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। इसी तरीके से जो है हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो है कुछ तरीके थे जिससे जो है हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। इस तरीके से जो है हम किसी दिए गए सॉल्यूशन से उसकी कंसंट्रेशन को निकालते हैं। ओके, तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमारे 2 बचे हुए टॉपिक हैं जिसमें आपका सस्पेंशन आता है एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है, हालांकि वो दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो हम उनको अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारे लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स फॉर हेल्दी इन्फॉर्मेशंस। ओके, so thank you.